प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा आप सभी विद्यार्थियों को घर पर बैठे ही उपलब्ध करवा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी बड़ी तत्चित्त होकर के और अध्ययन का क्रम जारी रख रहे होंगे। कोरोना के इस दौर में हमें अवसर को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। शिक्षा के क्रम को लगातार जारी रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कल आपको व्याकरणों के बारे में बताया था और मैंने ये भी बता दिया था कि व्याकरणों के दो भाग होते हैं। एक मैलपी की कोष के बारे में बता दिया था और दूसरे नंबर पर मैं चल रहा था स्रावी नलिका चित्र के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया है। आज मैं मात्र आपको स्रावी नलिका लिखवाने के बाद में कृत्रिम अपोहन वृक्क के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, स्रावी नलिका लिख लेंगे कि स्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं जो मैंने आपको चित्र में बताया था। समीपस्थ कुंडलित भाग, मध्य भाग हेनले का रूप और दूरस्थ कुंडलित भाग जिसको हम अंतिम कुंडलित भाग कहते हैं। ये एक युवाकार की नली होती है। कल मैंने यहाँ पर एक चित्र बना करके आपको दिखाया था। आप अपने चित्र को देख सकते हैं। पेज संख्या 123 पर बना हुआ है। ये चित्र 6.14 है जो व्याकरणों का चित्र है। आप देख सकते हैं आपकी पुस्तक में भी। देखिए, स्रावी नलिका स्रावी नलिका क्या है? अर्थात स्रावी नलिका जिसके अंदर से मूत्र का स्राव होता है। स्रावी नलिका को 3 भागों में बांटा गया है। यह स्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। स्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 समीपस्थ कुंडलित भाग। समीपस्थ कुंडलित भाग। नंबर 2 मध्य में हेनले का रूप। मध्य में हेनले रूप। नंबर 3 है दूरस्थ कुंडलित भाग। इस तरह से एक स्रावी नलिका के लगभग कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मध्य युवाकार की जो नलिका है, मैंने यहाँ चित्र आपको इस तरह से, जैसे ये ग्लोमेरुलस है और इस ग्लोमेरुलस का यहाँ जाकर के ये जो भाग था, ये मध्य का ये यू आकार का भाग, इसकी यू की आकृति है ना, इस तरह से इसको दोहरा कर देंगे तो ये तो समीपस्थ कुंडलित भाग हो गया और ये क्या हो जाएगा? संग्राहक नलिका हो जाएगी। ये तो संग्राहक नलिका हो जाएगी। ये हेनले का रूप हो गया और ये दूरस्थ कुंडलित भाग हो गया और ये समीपस्थ कुंडलित भाग हो गया। ये हेनले रूप हो गया। ये इसके अंदर ग्लोमेरुलस हो गई ये और ये कॉमन संपुट हो गया ही। ये धमनी इसके अंदर आ रही है। फिर ये इसके बाद में ये इसके अंदर से पूरी घूमती हुई जा रही है और इसी तरह से ये यहाँ से आप ये धमनी देख रहे होंगे, ये सिरा देख रहे होंगे। इस तरह से मैंने कल आपको एक चित्र बना के बताया था। और ये हमारा क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हो गया और ये हो गया कॉमन संपुट।
उस तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक एक जो किडनी होती है, एक एक वृक्क होता है, उसके अंदर पाया जाता है। ये बात मैं आपको क्या कर चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। अब इसमें आगे का जो समीपस्थ भाग चल रहे थे, हेनले लूप वगैरह है, यानी मध्य में जो यू आकार का है, ये हेनले लूप के चारों तरफ रुधिर कोशिकाओं का क्या बना होना चाहिए, एक गुच्छा होता है जो क्या है, एक परिनालिका की तरह लगा हुआ रहता है। जैसे चुंबक में परिनालिका होती है ना, और उसके बहुत सारे फेरे इस तरह से क्या होते हैं, उसके लिपटे हुए रहते हैं, है ना। उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये हेनले का जो मध्य में, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि मध्य में यू आकार का हेनले का लूप होता है। मध्य में हेनले का लूप हो गया। अब ये हेनले का लूप क्या होता है, इस हेनले लूप के चारों तरफ, हाँ, इस लूप के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सी रुधिर केशिकाओं का बना एक परिनालिका केशिका चालक होता है। क्या लिखेंगे, इस लूप के चारों तरफ रुधिर केशिकाओं का परिनालिका चालक मौजूद होता है। चारों तरफ क्या हो गया है, इसके परिनालिका का एक तरह से क्या पाया जा रहा है, केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है ना। ये इस तरह से चालन करता है। वृक्काणु का जो अंतिम कुंडलित भाग होता है, जिसको हम दूरस्थ कुंडलित भाग के नाम से भी जानते हैं, ये चौड़ी गुहा वाली एक संग्राहक नलिका के अंदर खुल जाता है। ये चौड़ी नलिका वाली संग्राहक नलिका है, इसमें मूत्र को इकट्ठा करके और कहाँ पहुँचाया जाता है, मूत्राशय में पहुँचाने का कार्य किया जाता है। तो अपन लिख लेंगे कि वृक्काणु का दूरस्थ कुंडलित भाग, जिसको हम अंतिम भाग में कहते हैं, एक चौड़ी संग्राहक नलिका में खुलता है। कहाँ खुल जाता है, ये चौड़ी संग्राहक नलिका के अंदर खुल जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसके पश्चात ग्लोमेरुलस जो होता है, बहुमन संपूर्ण जो प्यालिनुमा भाग है उसमें पाया जाता है ना, उसमें क्या होता है, रुधिर का परानिषंदन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं कि जो नेफ्रिक हैं वो फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। फिल्टर का मतलब होता है छानना। फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानने की क्रिया। तो अपन क्या लिख देंगे कि ग्लोमेरुलस के अंदर बहुमेन संकुल में पाए जाने वाले ग्लोमेरुलस, बहुमेन संपूर्ण जो प्यालिनुमा संरचना है, ये प्यालिनुमा जो संरचना है, इसमें एक रुधिर लाने के लिए है, और ये वापस यहाँ से क्या हो रहा है, वो करके इसके चारों तरफ लिपटी हुई आप देख रहे होंगे, है ना। और ये असंख्य छोटी छोटी नलिकाओं का केशिका गुच्छ होता है, जिसको हम केशिका गुच्छ भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं भाई, हम केशिका गुच्छ भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था
कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है ये रुधिर का पराय निस्यंदन करने के लिए क्या करता है, इसमें छानने की क्रिया होती है। कॉमन स्वरूप में पाए जाने वाले ग्लोमेरुलस रुधिर का क्या करते हैं, रुधिर का पराय निस्यंदन कार्य करते हैं। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस तरह से हमें दही को फिल्टर करना होता है, कपड़े में बांध देते हैं, या पनीर को फिल्टर करना होता है, कपड़े में बांध देते हैं, उसमें से एक एक बूंद रिस करके क्या होता रहता है, पानी बाहर अलग होता रहता है। उसी तरह से हमारी किडनियों के द्वारा, जो मैंने आपको बताया था, हमारे हृदय के द्वारा एक दिन में लगभग 1900 लीटर रुधिर को इनमें फिल्टर होने के लिए भेजा जाता है। वो 1900 लीटर रुधिर लगभग छन करके एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति में 180 लीटर मूत्र का निर्माण करता है। और वो 180 लीटर मूत्र में से दोबारा से चयनात्मक अवशोषण कर लिया जाता है। तब बॉडी से 2 से 2.5 लीटर मूत्र शरीर में 24 आवर्स के अंदर क्या होता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो जो ये बॉमन संपुट प्यालेनुमा संरचना है, उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो ग्लोमेरुलस होते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं का गुच्छ बनकर के जाल सा बन जाता है, एक छलनी सी बन जाती है। उस छलनी में से रुधिर का क्या किया जाता है, परानिस्यंदन का कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नेफ्रिक फिल्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, नेफ्रिक फिल्टर परानिस्यंदन का कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नेफ्रिक, जिसको हम नेफ्रॉन भी कह देते हैं, नेफ्रिक फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर में छानने का। अब आपके समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमारे बॉमन संपुट का जो ग्लोमेरुलस भाग है वो मूत्र को छानने का कार्य किस तरह से करता है। ये नेफ्रिक फिल्टर बन जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इससे पुनः अवशोषण और स्रवण के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, जिससे पुनः अवशोषण एवं श्रवण का कार्य होता है। यानी स्राव होता है और उन्हें उसका क्या कर लिया जाता है, अच्छी चीजों को चुनने के लिए अवशोषण भी कर लिया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, कोई दवाई आदि होती है, इन सबको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने के लिए मूत्र में, मूत्राशय के अंदर भेज दिए जाते हैं मूत्र के साथ। तो अपन क्या लिख देंगे कि मूत्र में विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप, मैं इसको मिटाना चाहूँगा, अगर आपने लिख लिया हो तो, अगर नहीं लिख पाया तो इसका स्क्रीनशॉट यहीं पर ले लें, आगे बढ़ा देते हैं। कि भाई क्या नाम से मूत्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो मूत्र में विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, कोई दवाइयाँ हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, मूत्र के साथ मूत्राशय में भेज दिया जाता है। तो मूत्र में विभिन्न लिखेंगे, मूत्र में विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया,
आदि को मूत्र स्राव के साथ मूत्राशय में भेज दिया जाता है। इस तरह से क्या करते हैं, ये इन स्रावों को क्या करते हैं, मूत्र के साथ भेज देते हैं। ये आपका वृक्काणु का कार्य संपन्न हो गया है। अब मैं आपको कृत्रिम अपोहन यानी कृत्रिम वृक्क के बारे में बताता हूँ। बहुत से व्यक्तियों की किडनियाँ क्या है, खराब हो जाती हैं। अब किडनी खराब होने के पीछे कारण तो बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की दुर्घटना बस खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो गया है और चोट ऐसे स्थान पर लग गई, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर किडनियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर चोट लग गई और उस चोट के कारण क्या हो गया, किडनी डैमेज हो गया। तो जैसे हमको जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, जीवित रहने के लिए हमारे रुधिर का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। और रुधिर को स्वच्छ करने का काम कौन करता है, केवल और केवल हमारी दोनों किडनियाँ करती हैं, जो रुधिर को प्रतिदिन छानती हैं और उसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आदि को पृथक करने का काम करती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा हृदय प्रतिदिन लगभग 8000 लीटर रुधिर को हृदय में, शरीर में पंपिंग करने का कार्य करता है। पर मिनट 1000 से 1200 ml रुधिर पंपिंग करता है और उसमें से छानने के लिए लगभग 1900 लीटर रुधिर को हमारे दोनों किडनियों में भेजा जाता है। बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा किडनी 10 सेंटीमीटर तो लंबा होता है और 6 सेंटीमीटर लगभग मोटाई होती है, सॉरी चौड़ाई होती है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर कुछ ऐसा ये मोटा होता है। दोनों और सेम के बीज की आकृति के होते हैं, सेम के बीज की आकृति के होते हैं और प्रत्येक जो हमारी किडनी है उसमें लगभग 12 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। ऐसी 12 लाख संरचनाएं होती हैं एक एक किडनी के अंदर, जो क्या करती है, मूत्र को छानने का काम करती है। अगर हमारे शरीर में क्या नहीं होगा, मूत्र नहीं छनेगा, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके पश्चात हमारी बॉडी पर सूजन आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल जो है ना, उनका सबका क्या होने लग जाएगा, भंडारण होने लग जाएगा। हमारा रुधिर गाढ़ा होने लग जाएगा, हार्ट पर प्रेशर पड़ने लग जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, व्यक्ति की नींद समाप्त हो जाएगी, उसे किसी भी प्रकार से आराम नहीं मिल पाएगा और पूरा शरीर स्थूल हो जाएगा सूज करके। फिर उसे क्या करते हैं, डायलिसिस कराने के लिए ले जाते हैं। उसको हम कहते हैं कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल मशीन। उस मशीन में ले जाकर के क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति का कृत्रिम अपवन करना होता है, यानी कृत्रिम वृक्क जिसको लगाना होता है, उसको लिटा करके उसके शरीर की कोई एक धमनी को काट करके और उसमें नलिका जोड़ देते हैं और कृत्रिम जो वृक्क है उसमें डाल दिया जाता है। जैसे ही हार्ट पंपिंग करता है, धमनी से रुधिर पंपिंग होता हुआ उस बनावटी वृक्क में चला जाता है, बनावटी किडनी में चला जाता है। बनावटी किडनी में भी एक तरल भरा हुआ रहता है, जो किस तरह का होता है, जिससे जैसे हमारी किडनी साफ करने का काम करती है ना, वैसा ही वो द्रव साफ करने का काम करता है। उसको कहते हैं अपोहन द्रव। उस द्रव में से होकर के वो धमनी के द्वारा भेजा हुआ रुधिर प्रवेश करके और बाहर निकलता है, तो फिल्टर होता चला जाता है और फिल्टर होकर के उसमें से अलग ही एक नलिका लगी रहती है जिसमें से मूत्र बनता है ना, जो बाहर निकल जाता है और फिर उसे एक सिरा के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, पुण्य मानव के शरीर में डाल देते हैं। यानी एक हिस्सा धमनी से काट करके उस कृत्रिम मशीन में से होकर के जाता है और दूसरे सिरे से निकल करके उसे वापस किसी सिरा के द्वारा शरीर में डाल दिया जाता है। सिरा उसको ले जाकर हार्ट में डाल देती है, हार्ट पंपिंग कार्य करता है और पूरी बॉडी में ऑब्जर्व कर दिया जाता है। इस तरह से क्रिया होती है। जब तक उसका पूरा खून फिल्टर नहीं हो जाता तब तक ये क्रिया की जाती है और 5 से 7 दिन में पुनः ये कार्य करना पड़ता है।
अन्यथा 5-7 दिन में उसका शरीर है ना क्या करना बंद कर देता है, सूजन करके और सारी क्रियाओं उपापचय जो क्रियाएं उनको करना बंद कर देता है। इसलिए जिस व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है ना वो डायलिसिस पे लगभग 5 या 7 दिन में उसको जाना ही होता है, तब फिर वो 5-7 दिन का जीवन जी लेता है, फिर दोबारा डायलिसिस होती है, फिर 5-7 दिन का जीवन जी लेता है, फिर डायलिसिस होती है, फिर 5-7 दिन का जीवन जी लेता है। इस तरह से उसका पूरा जीवन डायलिसिस पर आधारित हो जाता है जब तक वो जिंदा रहता है। तो अब आप विचार कर लीजिए कि हमारा जो वृक्क है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरजीविता के लिए ये कैसा है, जैव अंग है, किडनी क्या है, जैव, और ये जैव अंग कई बार कोई संक्रमण हो जाए ऐसी बीमारी जिससे क्या होकर के संक्रमित होकर के इसके अंदर कोई भी बीमारी आ जाए, उसके कीटाणु इसके ऊपर अटैक कर दें, ये फेल हो जाए किडनी, तो संक्रमण के द्वारा, या फिर कोई चोट पहुंच जाए, आघात लग जाए उसके द्वारा, या फिर वृक्क है ना जिसके अंदर हृदय से जो जाने वाला रुधिर है वो कम मात्रा में जा रहा हो, भाई रुधिर है ना जो बेजाई कम जा रहा हो तो कम छड़ेगा तो लगातार ब्लड में क्या होते चला जाएगा, अशुद्धियां बढ़ती चली जाएगी। कई कारण होते हैं किडनी फेल होने के, तो ये क्या है कि इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है, जैसे रुधिर का कम आना, संक्रमण हो जाना, इन्फेक्शन जिसको कह रहे हैं हम, और कोई चोट लग जाना एक्सीडेंट आदि में, कोई दुर्घटनावश ऐसा हो जाना। तो इन सब की क्रियाओं के पश्चात क्या होता है कि व्यक्ति का रुधिर फिल्टर होना बंद हो जाता है, रुधिर में विषैले पदार्थ इकट्ठे होते चले जाते हैं। फिर क्या करता है कि व्यक्ति को है उन विषैले पदार्थों को, नाइट्रोजनी अपशिष्टों को, अमोनिया को, यूरिया, यूरिक एसिड जो भी है ना, उन सबको अलग करने के लिए कृत्रिम अपोहन विधि को अपनाना पड़ता है। मैंने अभी भी आपको बताया है, आपके पुस्तक में एक अलग से ही कॉलम बना करके दे रखा होगा, देखना उसमें आपको एक रोगी लेटा हुआ दिखाई देगा और उस रोगी की एक धमनी को काट करके और जाने वाले मार्ग में दिखा रखा होगा कि धमनी से पंप का मार्ग आगे लिख रखा होगा। फिर पंप के मार्ग में से क्या है कि वहाँ से जो पारगम है ना, चयनित पारगम जिले में से होकर के उसको गुजार रहे होंगे, फिर उसके बाद में कृत्रिम अपोहन बन करके आ रहा होगा, अपोहन द्रव निकल रहा होगा, वहीं से मूत्र आ रहा होगा और फिर उपकरण से वापस सिरा का मार्ग शरीर से जुड़ा हुआ होगा। चित्र में देखना, आपकी किताब में बना हुआ होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, कृत्रिम अपोहन किया जाता है। अब मैं आपको कृत्रिम अपोहन के बारे में बता चुका हूँ, इसके बारे में आप लिख लीजिए। बस एक ही अंतर होता है कृत्रिम अपोहन में और मानव शरीर में लगेंगे वृक्क में, क्या कि जो हमारा कृत्रिम अपोहन है उसमें तो अच्छी चीजों के छंट जाने के बाद भी दोबारा से उसका अवशोषण नहीं होता है, परंतु हमारा जो किडनी है ना वो अगर अच्छी चीज को गलती से छंट जाती है ना तो उसका दोबारा से क्या कर लेता है, अवशोषण करके और उसे काम में ले लेता है। बस ये अंतर होता है। कृत्रिम अपोहन में होता क्या है कि जो एक बार एक चीज छड़ गई ना वो छड़ करके बिल्कुल अलग ही कर दी जाती है। इन दोनों के बीच यही अंतर है। तो हम लिखेंगे उत्तरजीविता के लिए वृक्क एक जैव अंग है। जीवित रहने के लिए दो पहले पॉइंट भी बनाया, कृत्रिम वृक्क जिसे हम अपोहन भी कहते हैं, सबसे पहले पॉइंट बना करके सभी भैया अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन करने से हमारा फोकस पॉइंट पर चला जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फिर अपन यहाँ लिखेंगे जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में विद्यमान वृक्क एक जैव अंग है। जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में
वृक्क एक क्या है, जैव अंग है। कई बार संक्रमण हो जाने से, आघात हो जाने से, कोई चोट लग जाए या फिर वृक्क में क्या है सीमित रुधिर का प्रवाह हो रहा हो तो वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देता है। तो इसी बात को अपन यहाँ लिखेंगे, कई बार यह जैव अंग अर्थात वृक्क संक्रमण के कारण, किसी आघात के कारण से या फिर वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाहित होने के कारण से इसकी क्रियाशीलता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और क्या नाम से वृक्क की जो क्रियाशीलता में यदि कमी आई है तो उसको क्या कह देते हैं, वृक्क की जो क्रियाशीलता में कमी आती है उसको वृक्क का फेल होना, किडनी फेल होना आदि कह दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किडनी फेल होता है। जब शरीर में किडनी फेल हो जाएगा तो शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ है ना आपको इकट्ठे होने लग जाएंगे, संचित होने लग जाएंगे, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। यदि वृक्क की यदि वृक्क की कार्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी, कार्य प्रणाली प्रभावित होगी, तो शरीर में अपशिष्ट विषैले पदार्थ एकत्रित होना शुरू कर देंगे। और बैक्टीरिया फिर क्या हो सकती है भाई कि मृत्यु भी हो सकती है। अब जब इस तरह से मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है भाई, इसके लिए एक ऐसी विधि होती है जिसको कृत्रिम वृक्क होता है, यानी कृत्रिम वृक्क जिसको हम अपोहन कहते हैं, अपोहन क्रिया की जाती है। ऐसे भी व्यक्ति को उपचारित करने हेतु कृत्रिम वृक्क विधि का प्रयोग करते हैं। जब कृत्रिम वृक्क विधि का उपयोग करेंगे तो क्या किया जाता है इस स्थिति में, ये वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की युक्ति करता है, जिससे नाइट्रोजनी अपशिष्टों को
क्रिया की जाती है। ये तो भैया आप सबके सामने कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता हुई है कि किस तरह से उसकी आवश्यकता हुई है कि भाई जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में वृक्क एक जैव अंग होता है जो क्या करता है, वृक्क को फिट करने का काम करता है। कई बार ये जैव अंग कोई संक्रमण हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, किसी कारण एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, आघात चोट आ जाए या फिर सीमित मात्रा में रुधिर का प्रभाव हो जाए, तो ऐसे कारण से इसकी क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। यदि क्रियाशीलता ये प्रभावित हो गई तो शरीर का ये क्या करेगा, अपशिष्ट विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करना बंद कर देगा, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में व्यक्ति को उपचारित करने के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क की विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक की बात को आप लिख चुके होंगे। अब यदि इसे नहीं लिखा है तो आप कृपया ध्यान दें और इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं। हाँ भाई, अब आगे देखिए, अब ये किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा लिखवाना चाहूंगा। तो सभी विद्यार्थी इसकी जो क्रिया प्रणाली है उस पर भी एक बार ध्यान देंगे। देखिए, ये हमारे शरीर का एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट, ये समझिए, फिल्टर करने वाला अंग है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे शरीर से जो ये अपशिष्ट है ना वो बाहर नहीं जाएंगे, और जब हमारे शरीर से ये अपशिष्ट बाहर नहीं जाएंगे तो ये समझ लीजिए हम दिन प्रतिदिन रोग से अधिक ग्रसित होते चले जाएंगे। तो अपन कृत्रिम अपवहन के बारे में लिखेंगे। यहाँ कृत्रिम अपवहन में मैंने अभी आपको बताया था कि जिस व्यक्ति का कृत्रिम अपवहन करना होता है, कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, उस व्यक्ति को जो उसकी धमनी होती है उसे काट करके और इस कृत्रिम वृक्क से जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ये होता कैसा है कृत्रिम वृक्क। देखिए, इसका चित्र आपकी पुस्तक में आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज संख्या 123 पर ही आ रहा होगा आपका ये चित्र, परंतु फिर भी मैं इसके बारे में आपको लिखवाना चाहूंगा कि कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्ध कार्यक्रमों में, लिखिए, कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्ध कार्यक्रम में झिल्लियों का बना हुआ होता है, अस्तरों का बना होता है, अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। अर्ध कार्यक्रम में अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। पहला पॉइंट आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब आप दूसरे पॉइंट की तरफ जाके सभी ध्यान से देखिए। दूसरे पॉइंट में लिख देंगे कि ये नलिकाएं एक अपवहन द्रव से भरी हुई टंकी में लगी होती हैं। क्या लिख देंगे कि ये नलिकाएं अपवहन द्रव से भरी हुई एक टंकी में लगी होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया है। अब इस टंकी के अंदर क्या होता है, अपवहन द्रव भरा रहता है। इस द्रव का जो पराशर द्राव होता है ना, वो बिल्कुल रुधिर का जैसा ही होता है। टंकी में भरे इस अपवहन द्रव का दाब परासरण दाब रुधिर के दाब के समान ही होता है। जैसे हमारा वृक्क में होता है ना दाब, बिल्कुल टंकी में भरे अपवहन द्रव का परासरण दाब भी रुधिर की दाब के समान ही होता है। बिल्कुल कोई भी अंतर
होता है तभी तो ये कार्य करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होती है। लेकिन क्या नहीं होता है इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। नोट करते जाइए भैया। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से क्या करते हैं, रोगी व्यक्ति की धमनी को इन नलिकाओं से युक्त किसमें से होकर के गुजारते हैं, नलिकाओं से युक्त अपोहन उपकरण से गुजारते हैं या आपको उपकरण में प्रभावित करते हैं। प्रवाहित करते हैं, धमनी को इन नलिकाओं से उपकरण में प्रवाहित कर देते हैं। धमनियों से क्या चला जाता है, रुधिर चले जाता है। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में चले जाते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो रुधिर से अपशिष्ट पदार्थ विसरण क्रिया द्वारा अपोहन द्रव में मिल जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपोहन द्रव में मिल जाते हैं, या फिर क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। बिल्कुल किसके समान कार्य कर लेता है ये, बिल्कुल वृक्क के समान कार्य करते हैं और शुद्ध रुधिर को वापस रोगी के शरीर में किसी स्याह के माध्यम से पंपित कर दिया जाता है। शुद्ध रुधिर को उन्हें रोगी के शरीर में किसी स्याह के माध्यम से प्रवाहित कर दिया जाता है। अब जब उसमें पुनः पहुंच गया वो रुधिर, तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल किसके समान कार्य हो गया, वृक्क के समान ही कार्य हो गया। लेकिन एक ही अंतर आता है, क्या कि इसमें पुनरावशोषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। यह कार्य बिल्कुल वृक्क के समान होता है, परंतु अंतर केवल एक है कि कृत्रिम अपोहन में पुनरावशोषण नहीं होता। कृत्रिम अपोहन क्रिया में पुनरावशोषण क्रिया नहीं होती है। यानी इसके अंदर क्या नहीं होता है भाई, पुनरावशोषण क्रिया नहीं होती है। मैंने फिर भी आपको बताया था, एक स्वस्थ व्यक्ति 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जो बार बार छन करके 2 से 2.5 लीटर शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर एक बार बता दूंगा, आप इसे लिख लें
कि चाहो तो मैं एक लाइन को लिख सकता हूँ कि भाई आरंभिक निश्चंद। इसी के साथ ही आज आपका ये कृत्रिम अपोहन या कृत्रिम गर्भ बिल्कुल समाप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में अंगदान आपको कल समझाया जाएगा। धन्यवाद।